हेलो नमस्कार भाई सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब एकदम अच्छे हैं और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। देखिए गाइस, अपन एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर सोल्व कर रहे हैं। अब तक मैंने 22 शिफ्ट आपको करवा दी हैं ग्रेजुएट लेवल की, जो आपके हुए थे 2025 में 47 शिफ्ट में। ठीक है, उनमें से 22 शिफ्ट का अपन ने सॉल्यूशन ऑलरेडी कर लिया है और इनकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। तो सारे वीडियोज आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है भाई। और इनकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। वहाँ पे जितने भी मैं जो आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, सबकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। ठीक है। देखिए भाई, आज का जो पेपर है अपना वो है 14 जून को, जो अपनी शिफ्ट सेकंड हुई थी उसका सॉल्यूशन अपन करेंगे। ठीक है। 23वीं शिफ्ट है 47 में से। तो देखिए, अच्छे से पूरे पेपर को देखना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। क्या है भाई, सबसे पहले अपन को पता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास ये वाला कोष्टक अपना सोल्व होता है। ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाद में ये वाला ब्रैकेट सोल्व होता है और फिर उसके बाद में ये वाला ब्रैकेट। ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहले अपन इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 22 4 88। 88 में से 22 आपका जाता है तो कितना आ जाएगा, 66। क्या आ जाएगा, 66। लेकिन किसका, माइनस का। भाई माइनस का आएगा 88। माइनस का 88 में से 22 आपका जाता है तो माइनस का 66। ये माइनस का 66 इस बाहर जो माइनस है उससे प्लस हो जाएगा, और 66 प्लस 22 वापस आपका क्या बन जाएगा, 88 बन जाएगा। ठीक है। फिर से यहाँ पे 22 माइनस 88 है, मतलब माइनस का 66 आएगा, और ये माइनस का 66 इस माइनस से मतलब इंटू के प्लस हो जाएगा, और ये बाहर जो 22 है वो इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 88 आएगा। ठीक है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड मार्क्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना क्वेश्चन नंबर है 2। यदि x का 4% चॉइस है तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई x का 4% क्या है, x का 4%, और 4% को मैं 1/25 भी लिख सकती हूँ। ठीक है। 4% को 1/25 में, देखो ये चीजें आप डायरेक्ट लिखा करो, आपकी एक दो स्टेप कम होती है तो टाइम बचेगा आपका। ठीक है। कितना है, 24 है, तो x का मान आपको बताना है। भाई आपको 24 को इंटू करना है 25 से, और मैंने इसको वैसे आपको तरीका भी बता रखा है कि 24 का स्क्वायर करके क्या कर दो, उसमें 24 को ही ऐड कर दो, तो दो लगातार संख्याओं का जब मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक होती है, छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करके उसमें वो संख्या खुद को ही जोड़ दो। ठीक है। या फिर यहाँ पे तो 25 से इंटू करोगे तो यहाँ पे देखिए इजीली हो जाएगा, 25 410, 25 दूना 50 और 10 600 आपका क्या आ जाएगा, इसका एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्भुज का प्रकार नहीं है। भाई सीधा सीधा देखो, यहाँ पे तो दिख रहा है अष्टभुज। चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं होती है, अष्टभुज जिसमें 8 भुजाएं होती है। तो आपको तो चतुर्भुज ही तो पूछा है। पतंग जो होता है आपका, काइट जो होता है आपका, एक चतुर्भुज होता है। ठीक है। सम चतुर्भुज आपका समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है। अष्टभुज आपका क्या क्या होता है, चतुर्भुज नहीं होता। ठीक है। अष्टभुज में 8 भुजाएं और चतुर्भुज में मतलब 4 भुजाएं। ठीक है। तो इसमें तो कोई बताने लायक बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, महेश को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है, और इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,90,400 है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी, 2 स्थानों तक पूर्णांकित है। या तो देखिए एक्स मान के सिंपली अपन बेसिक से कर लो, या आप चाहो तो इसको जो आपका रेशियो मेथड है उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो रेशियो मेथड से यदि आप इसको करते हो तो देखिए पहले और बाद में जो आपकी जनसंख्या है, वो बिक्री है, उसका क्या आ जाएगा, रेशो। वैसे ने बोला पहले 2% की वृद्धि होती है। 2% मतलब 2% का मतलब 1/50, मतलब जनसंख्या 50 है तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, वृद्धि हो रही तो 51 हो जाएगा। ठीक है। और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 1/5, मतलब यदि 5 है आपकी जो बिक्री, तो 1 की वृद्धि होके 6 हो जाएगी। ठीक है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, भाई आप पहले 2 वर्ष पहले और जो वर्तमान बिक्री है उसके बीच का क्या आ जाएगा, आपके पास में रेशियो आ जाएगा। तो देखिए भाई, इसमें क्या करते हैं, रेशियो मेथड में से यदि आपके इधर वाली संख्या से कोई इधर वाली संख्या आपकी कट रही है
तो काट लो। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। तो देखिए मैं 2 से इसको काटती हूँ तो ये 3 बार और 2 से ये 25 बार, 25 5 125 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 5 3 15। ठीक है, ये है 2 वर्ष पहले की बिक्री और ये है वर्तमान की बिक्री, मतलब पहले और बाद में जो बिक्री हुई है उसका रेशियो अपने पास में आएगा। ठीक है, इसने वर्तमान बिक्री अपन को दे रखी है कितनी, 1,90,400। ठीक है, अनुपातों में वर्तमान बिक्री कितनी है, 153 है, तो 153 का भाग लगा दो इनटू, आपसे पूछा क्या है 2 वर्ष पहले की वो बिक्री, तो 2 वर्ष पहले की बिक्री कितनी है 125। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको। देखिए भाई आपका कटेगा तो नहीं ये पूरा पूरा ना, कटेगा नहीं ये, 3 से भी नहीं कट रहा है क्या, 3 से भी नहीं कट रहा। ये संख्या देखो आपके 3 से कटती है, मतलब ये 3 इंटू 17 थी 51, ये है 17 से कटता है कि 17 एकम 17 और 17 एकम 17, हाँ 17 से कटेगी ना, तो 17 से काट लो इसको। ठीक है, 17 से काटते हैं, 17 नाम 153 9 बार कट जाएगा और ये 17 से कटेगा, 17 एकम 17, फिर 2 बच गया, फिर से एक बार जाएगा 17, फिर 3 बच गया, 17 दूना 34, ये आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपके पास में 9 बच गया, नीचे क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है भाई, तो देखिए अब कर लो इसको सोल्व। आप कैसे करोगे इसको सोल्व, आप 125 को आप 112 से इंटू करो। ठीक है, तो देखो 125 दूना कितना हो जाएगा आपका, 125 दूना 250। ठीक है, और 250 का आप लिखोगे 0 और 25 हाथ से में जाएगी, 125 और 25 कितना हो जाएगा आपका 150, फिर से आपका 15 हासिल में चला जाएगा, 125 और आपको 15 140, तो नीचे आ जाएगा आपका ये, और इसमें भाग दे लो आप किसका 9 का। 9 का यदि भाग देते तो देखो एक बार जाएगा 9 एकम 9, कितना बच गया आपका 5, 50 में 9 का भाग देते हो 9 5 45। ठीक है, फिर 5 बच जाएगा भैया, 5 5 आएगा है क्या आपका, देखो ये रहा। ठीक है, तो आपका कितनी बार आ जाएगा, ये आ जाएगा, आगे ये 5 5 की रिपीटेशन होगी तो आप इसको 5 6 लिख दो। ठीक है, तो आपको पूछा है भाई, आपको देखो यहाँ पे क्या होता जाएगा आपका, मतलब 45 तक जाएगा 5, फिर आपके पास में शेषफल बच जाएगा, फिर 50 बनेगा, फिर 45 तक जाएगा, फिर आपका 5 शेषफल बचेगा, तो ऐसे आपका ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए भाई 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो थी 1,55,555.56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। स्थिर जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है। एक व्यक्ति 52.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एक स्थान तक नाव चलाता। एक व्यक्ति 52.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव चलाता और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। भाई देखिए क्या है, नाव की चाल दे रखी है 7 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल आपको दे रखी है। एक व्यक्ति है 52.8 किलोमीटर जो डिस्टेंस है धारा की दिशा में जाता है और धारा की विपरीत दिशा में आता है, तो आपको बताना टोटल टाइम। तो देखिए भाई टाइम जो आपका आता है वो कैसे आता है, डिस्टेंस अपॉन चाल। तो देखिए पहले यदि वो डाउन स्ट्रीम जाता है कितना 52.8 किलोमीटर, तो भाई डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ चाल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो कितनी हो जाएगी भाई 7 और 5 12 का भाग लग जाएगा। भाई इस 52.8 किलोमीटर की दूरी को पार करने में धारा की दिशा में इतना समय लगेगा, और यदि धारा के विपरीत वो वापस आता है तो इस डिस्टेंस तो आपकी सेम है 22.8, इसको मतलब 22.8 डिस्टेंस बटे आपकी चाल क्या हो जाएगी। अब आपका क्या हो रहा है, अब इससे मतलब धारा के विपरीत दिशा में, तो आप क्या कर दो 7 में से 5 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, सोल्व करते हैं। देखिए ये क्या 12 से कटता है क्या आपका, हाँ भाई 12 से कटेगा तो काट लो इसको, 12 से काटेंगे तो देखो कितनी बार कट जाएगा, 12 4 48। ठीक है,
फिर से आपका 12 4 48, 4.4 घंटे लग जाएंगे इस वाले डिस्टेंस को पार करने में, मतलब धारा की दिशा में। और धारा की विपरीत दिशा में कितना समय लग जाएगा, उसको लग जाएगा 2 दूना 4, 2 6 12, 2 4 8, 26.4 घंटे का समय लग जाएगा उसको धारा के विपरीत दिशा में ये वाले डिस्टेंस आने में। ठीक है, तो टोटल टाइम आपका कितना हो गया भाई, 26 और 4 30, और 4 4 8, 30.8 घंटे का समय उसको टोटल लग जाएगा। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 6। एक लैपटॉप का अंकित मूल्य ₹750 है, इसे 4% और 25% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 25% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद भुगतान पर लैपटॉप का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए भाई क्या है, अंकित मूल्य जो है वो है 750, इस पर 4% और 25% की दो क्रमिक छूटें दी जा रही है। लेकिन यदि आप नगद भुगतान करते हो तो आपको 25% की एक छूट और मिलती है। ठीक है, इनके अलावा एक छूट और आपको और मिलेगी। तो आपको बताना कि यदि आप नगद भुगतान करते हैं तो आप कितने में उस लैपटॉप को मतलब कितने रुपए उस लैपटॉप का विक्रय मूल्य होगा। तो भैया अपन क्या करते हैं, सिंपल इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। 750 अंकित मूल्य है, पहली छूट 4% की देता है, पहली छूट 4% की देता है। तो भाई 4% की छूट मतलब कितने में बेचेगा, 96% में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 96% में बेचेगा। ठीक है, तो ये देखो क्या आ जाएगा आपका 96/100। ठीक है, फिर एक छूट और देता है, 25% की छूट देता है। ठीक है, तो भाई इस पे मतलब पहले छूट देता है तो इतने में बेचता, अब उसने 25% की एक छूट और दे दी, तो 25% इस पे एक छूट देगा 25% के, मतलब 75% में बेचेगा। 25% की छूट दे रहा है मतलब जो ये मूल्य है इसके 75% में बेचेगा। 75 को मैं लिख सकती हूँ डायरेक्ट 3/4। ठीक है, ये तो था नॉर्मल उसका, लेकिन उसने एक कंडीशन और दे दी कि यदि नगद भुगतान करते हो तो 25% की एक छूट और मिल जाएगी आपको। और आपने नगद भुगतान किया तो भी आपको एक छूट और मिल गई 25% की, मतलब फिर से 75% में। जो ये था मूल्य इसका भी आपको 75% ही देना पड़ेगा, मतलब 3/4। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, अपने पास में क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए भी सोल्व करते हैं। 0 से 0, 5 से यदि काटते हो, 5 से यदि काटते हो तो 15 बार कटेगा, और 5 से ये 2 बार। ठीक है, 4 4 16, 16 दूना 32, और 32 ये क्या होता है, 96 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 27। 27 को आप 15 से इंटू कर लो, यूनिट डिजिट से कर लो भाई। 7 5 35, लास्ट में आपका 5 आएगा, और लास्ट में 5 आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में 405 क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 9 क्या है, वो 7 क्या है, ₹15 प्रति मीटर क्यूब की दर से 6 मीटर लंबा, 64 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खोदने की लागत ज्ञात कीजिए। भाई गड्ढा खोदना आपको 6 मीटर लंबा, 64 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा। ठीक है, एक गड्ढा खोदना है, और इस गड्ढे की जो लागत आएगी वो है 15 रुपए प्रति मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब का आपको 15 रुपए देना है। तो आप सबसे पहले पता करो कि ये जो गड्ढा है वो कितने मीटर क्यूब का है। मीटर क्यूब मतलब कितना इसका आयतन है। ठीक है, तो गड्ढे का आयतन मतलब आप घनाभाकार है, मतलब घनाभ का आयतन ले लो। घनाभ के आयतन का सूत्र जो होता है वो होता है आपका L इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको लंबाई दे रखी है 6 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 64 मीटर, और ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर। तो इतना क्यूब क्या हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा भाई उसका जो घनाभ है उसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, 1 मीटर क्यूब का 15 रुपए, तो इतने मीटर क्यूब का कितना रुपए लगेगा, इसको 15 से आप क्या कर लो, इंटू कर लो। इसको क्या कर लो भैया, 15 से इंटू कर लो, तो इतने रुपए आपके पास में उसकी टोटल लागत आ जाएगी। ठीक है, करते हैं सोल्व।
लास्ट में देखिए अपने पास में 2 जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि देखिए 1 जीरो तो ये अपने पास में है और ये 5 कहीं पे 2 से इंटू होगा तो आपके पास में जीरो आएगा। मतलब लास्ट में 2 जीरो आएंगे तो लास्ट में 2 जीरो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो देखिए मैं आपको हर सेशन में बोलती हूँ कि जब भी आप एग्जाम दे रहे हो या घर पे भी आप मॉडल पेपर लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, तो आप एक बार ऑप्शन पे जरूर नजर रखना, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी ऐसे आते हैं ना कि आपकी जो यूनिट डिजिट है या फिर जो आपका डिजिटल सम है, इनसे भी आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है। आप इतनी इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। ठीक है भाई, एक तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन को करने में कम से कम 5-7 सेकंड 10 सेकंड तो आपको लगेंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप क्या करो, देखो यहाँ पे मैंने देखा कि इसके लास्ट में भी 1 जीरो तो है ही। 1 जीरो 5 और 2 को 5 को 2 से इंटू करते हैं तो अपने पास में जीरो आएगा, मतलब 10 होता है तो 1 जीरो आएगा। तो मेरे को पता है कि लास्ट में 2 जीरो तो आएंगे और 2 जीरो आपका एक ही ऑप्शन में है। ठीक है भाई, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 57,600 रुपये टोटल लागत आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 24 सेंटीमीटर कम है। इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 8 गुने के बराबर है। इसके लंबी भुजा की लंबाई कितनी है? भाई देखिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 24 सेंटीमीटर कम है। मैं लंबी भुजा को L मान लेती हूँ या X मान लो। ठीक है, लंबी भुजा की मैंने लंबाई मान ली X, तो जो छोटी भुजा आ जाएगी वो इससे 24 कम, मतलब X माइनस 24 ये हो जाएगी। ठीक है, लंबाई X होगी तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? X माइनस 24 हो जाएगी। अब इसने बोला क्या है, इसके क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान है, मतलब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है अपना लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब x इंटू एक्स माइनस 24। ये किसके बराबर है? इसके परिमाप के संख्यात्मक मान। परिमाप क्या होता है भाई? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो मतलब 2 इंटू लंबाई कितनी है? x और चौड़ाई कितनी है? x माइनस 24। इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 8 गुने के बराबर है। परिमाप का जो संख्यात्मक मान है उसका भी 8 गुने के बराबर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो भाई ऐसे अपन क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और अपने पास में सबसे लंबी भुजा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। तो देखो भाई, इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ये माइनस का 24x, इधर देखते हैं ये 2x हो जाएगा आपका, और 8 दूना 16, 16 को यदि आप 2x से इंटू करते हैं तो 32x, और मैं x को यदि इधर लेके आऊँ तो इधर यदि प्लस का है तो इधर आके 32 किसका हो जाएगा? माइनस का, तो इधर आके माइनस का 32x। ये बराबर है आपका, देखो किसके? 16 इंटू 24, लेकिन माइनस का। ठीक है, ठीक है भाई, देखिए भाई मैं इस सारे इक्वेशन को माइनस से इंटू कर दूं तो मेरे पास में आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 24 और 32 को यदि आप जोड़ते हैं तो आपके पास में आता है 56x बराबर, इन दोनों को ऐसे रहने दो। देखो मैं इस क्वेश्चन को करूंगी किससे? ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। भाई जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनती है और यदि आपको इस x की वैल्यू यदि आपको ऑप्शन में दे रखी है तो आप इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन किया करो। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप इन दोनों को इंटू करोगे ना तो एक बड़ी संख्या आपके पास में बनेगी, और एग्जाम टाइम में इतना प्रेशर होता है कि आप उस टाइम सोच नहीं पाओगे कि दो संख्याएं कौन सी ऐसी हैं जिनको इंटू करने से अपने पास में ये संख्या आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऑप्शन उठाओ और ऑप्शन रख के देखो। भाई देखिए ये तो माइनस का नहीं आएगा, ये प्लस का ही तो आएगा ना। भाई माइनस अपन ने क्या कर लिया, माइनस को अपन ने माइनस से सबको इंटू कर दिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो भाई आप ऑप्शन उठाओ और देखो कि ऑप्शन में मैं क्या रखूं। आपको ओनली यूनिट डिजिट देखना है, आपको क्या देखना है? यूनिट मतलब ऑप्शन उठाना, सॉरी ऑप्शन में भी आप क्या करोगे, जो यूनिट डिजिट है उसको उठाओ, उसका स्क्वायर करो और उससे इसको इंटू करो। x की वैल्यू भी जो यूनिट डिजिट है उससे से करो, और आप देखो कि देखो 6 4 24, मतलब यहाँ पे लास्ट में 4 आएगा। तो x का क्या मान रखूं कि यहाँ पे मेरे पास में इकाई-अंक 4 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 52, मतलब 52 का स्क्वायर करोगे तो आपका लास्ट में आएगा 4।
और वो किसका, माइनस का। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो 2 रखोगे मतलब 52 रखोगे, मतलब लास्ट में 2, 6 दूना 12। ठीक है, अब देखिए -4 में से नहीं, आप इसमें से इसको घटाओगे तो इसको क्या कर लो आप, भाई 2 है तो इसको क्या कर लो, आगे भी तो इसमें कुछ होगा ना, तो आप इसको 12 बना लो, 12 में से आपका 4 जाता है तो लास्ट में आएगा आपका 8। और आपका 8 क्या होगा, आंसर नहीं हो सकता भाई, आपका तो इकाई का अंक 4 चाहिए और यहाँ पे आपका आ रहा है 8, तो आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, 7 यदि अपन लेते हैं, 7 7 49, 7 7 49 मतलब ना माइनस का 9, और यहाँ पे यदि 7 लेते हो 7 6 42, वही आप 12 में से 9 को यदि माइनस करते हो तो आपके पास में कितना आता है, 3 आता है, जबकि अपन को तो चाहिए 4। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी अपना नहीं होगा। ऑप्शन सी लेते हैं, 4 को लेते हैं, 4 4 16 मतलब माइनस का 6, और यहाँ पे यदि 4 लेते हैं, 6 4 24 मतलब कितना आ जाएगा, ये प्लस का 4। ठीक है, तो आप क्या करो भाई, 4 में से 6 नहीं जाएगा, आप क्या कर लो 14 में से 6 को माइनस करो तो कितना आता है आपका लास्ट में, 8 आएगा। तो ऑप्शन सी भी अपना यहाँ से कैंसिल। ठीक है, लास्ट ऑप्शन वैसे तो आपको एग्जाम में क्या करना है, लास्ट ऑप्शन 3 ऑप्शन यदि आपके गलत हो गए तो चौथा तो सही हो गई। यहाँ पे अपन चेक करते हैं, तो x का स्क्वायर मतलब 8 8 64 माइनस का 4 आएगा ना, 64 मतलब 4, और वो भी किसका, माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पे यदि अपन 8 रखते हैं, 8 6 48 मतलब लास्ट में 8, वो किसका, प्लस का। तो भाई 8 में से आपका 4 जाता है तो क्या 4 बचता है क्या, और इधर अपन को 4 ही तो लाना था इकाई का अंक। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे भाई, आपके पास में जो एक्स आएगा वो कितना आएगा आपका, 48 आएगा। कितना आएगा भाई, 48 आएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास में ये आता है भाई, आपको देखो इस क्वेश्चन में क्या करना था, या तो आपका डी ऑप्शन है तो आप पहले 3 आपके एलिमिनेट हो गए तो आप क्या कर दोगे, वहीं पे इस क्वेश्चन को क्या कर दोगे, 3 को चेक कर लो, आपको चौथा तो अपने आप से, जब 3 के आपके ऑप्शन गलत है तो चौथा तो आपका ऑप्शन होना ही है ना। ठीक है, तो आप 3 को चेक कर लेते, या जिनकी किस्मत अच्छी हुई तो पता नहीं 48 पहले ही ऑप्शन में आपका लिखा हुआ होगा। ठीक है भाई, तो ऐसे आपको, और देखो जो आप सोच रहे हो ना कि ऑप्शन डी में आया है तो थोड़ा सा टाइम लग गया, आप इतनी बड़ी संख्या को सोचोगे तो भी आपको टाइम तो लगेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। यदि किसी डेटा का बहुलक उसके माध्य से 20.1 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा, मूलानुपाती सूत्र का उपयोग कीजिए। भाई देखिए, सबसे पहले तो जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो क्या होता है अपना, ये होता है बहुलक बराबर होता है आपका 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य, ये क्या होता है आपका मूलानुपाती सूत्र होता है। अपन को दिया क्या है, बहुलक उसके माध्य से 20.1 अधिक है। ठीक है, और फिर आपको बहुलक और माध्यिका में आपको क्या पूछा, रिलेशन पूछा है कि बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है, मतलब यहाँ से अपन को माध्य को हटाना है। ठीक है, तो माध्य की वैल्यू क्या आएगी भाई, बहुलक 20.1 अधिक है माध्य से, तो माध्य आपका बहुलक से 20.1 कम हो जाएगा क्या, माध्य क्या हो जाएगा, जो आपका बहुलक है उससे 20.1 कम हो जाएगा। तो भाई ये तो बहुलक है, मैंने इसको तो ऐसे कैसे लिख लिया, बराबर 3 इंटू माध्यिका। अभी माध्य को क्या लिख सकते हैं अपन, ये 2 तो है, माध्य को क्या लिख सकती हूँ मैं, बहुलक माइनस 20.1। ठीक है भाई, आपका बहुलक माध्य से 20.1 अधिक है तो माध्य आपका बहुलक से 20.1 कम है। ठीक है, सोल्व कर लो इसको, देखिए 2 इंटू बहुलक इधर आएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और 3 इंटू बहुलक आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू बहुलक। ठीक है, और यदि इसको मैं इधर लेके आऊं, इसको मैं यदि इधर लेके आऊं बराबर के इधर, तो इधर माइनस, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और दोनों में 3 3 आ रहा है तो 3 को मैंने कॉमन ले लिया, और ये अंदर यहाँ पे क्या बच जाएगा, बहुलक माइनस माध्यिका। ठीक है, इधर इसको सोल्व करते हैं तो देखिए 2 बहुलक को तो अब इधर लगे, ये 2 आपका इस 20.1 से भी इंटू होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40.2 हो जाएगा। ठीक है, 3 से यदि 40.2 को अपन काटते हैं तो कितनी बार कटेगा भाई, ये कटेगा 3 एकम 3 3 3 3 4 12, 13.4 बार कटेगा।
और आपको यही तो पूछा है ना कि बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है। भाई माध्यिका से कितना अधिक है, बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है, या बहुलक और माध्यिका का अंतर क्या है, सेम ही है। कितना है भाई 13.4। क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन डी 13.4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, लाल हरे और गुलाबी टोकनों वाले एक बैग में लाल टोकनों और हरे टोकन का अनुपात 7:4 है, जबकि गुलाबी टोकन और लाल टोकन का अनुपात 20:11 है, तो हरे टोकन और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा। आपको पूछा है, देखो लाल और हरे टोकन का दे रखा है और आपसे पूछा है हरे और गुलाबी टोकन का। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पे 3 प्रकार के टोकन हैं, रेड, ग्रीन और आपका पिंक। ठीक है, रेड और ग्रीन का जो अनुपात है 7:4 है, और ग्रीन और पिंक का जो है वो है 20:11। या तो आप देख लो, आपको पूछा किसका है, हरे टोकन और भाई हरे टोकन और गुलाबी टोकन, जबकि गुलाबी टोकन और लाल टोकन, अच्छा ये गुलाबी और लाल है। ठीक है, ये क्या है, गुलाबी और लाल है। यहाँ पे दे रखा था लाल और हरा, और अब आपको दे रखा है गुलाबी। गुलाबी का कितना है भाई, गुलाबी का है 20, और आपका लाल का कितना है 11 है। ठीक है, तो देखो एक तो यहीं से पता चल रहा है अपन को कि 11 का मल्टीपल आएगा रेड का, और अपने पास में एक ही ऑप्शन हो, या फिर कर लेते हैं इसको, है ना। देखिए करेंगे भाई, यहाँ पे रेड आपका कितना है 7 है, यहाँ पे कितना है 11 है, तो एक एक ही भाई रेड की दो अनुपात तो नहीं हो सकते ना, एक रेड है इसके दो अनुपात नहीं हो सकते, तो क्या करो आप इन दोनों को सेम बनाओ। तो मैं इसको क्या करूँ, किससे 11 से मल्टीप्लाई, और इसको करूँ मैं 7 से मल्टीप्लाई। तो देखिए ये 11 7 77, 11 7 77 सेम हो गया रेड का, तो देखिए रेड का तो हो जाएगा 77, जो आपका ग्रीन है वो हो जाएगा आपका 11 4 44। ठीक है, और जो आपका पिंक है वो हो जाएगा आपका कितना 140। ठीक है, ये आ जाएगा। आपसे पूछा किसका है, हरे और गुलाबी, हरे टोकन और गुलाबी टोकन का पूछा है। तो हरे टोकन और गुलाबी टोकन ये है, 4 से काट लो भाई, 4 से ये 11 बार, और 4 से 4 ये 12, 4 5 20, कितना आ जाएगा 11:35 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 11, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या है। भैया आपको इन डेटा का माध्यिका पता करना है, और माध्यिका कैसे पता करते हैं, जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी है उनको पहले आप बढ़ते हुए क्रम में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, और उसके बाद में देखो कि जो आपके पास में यदि संख्या ये दे रखी है, ये आपके नंबर, इनका नंबर यदि विषम है तो बिल्कुल बीच वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। और ये नंबर इनका यदि सम है तो दो, जो बीच में दो संख्या है उनको जोड़ के 2 का भाग लगा दो। तो सबसे पहले आप गिनो की संख्या है आपके पास में है कितनी। देखिए कितनी है भाई, 3 3 3 6 3 3 9, 11 संख्या है, और 11 है इसका मतलब है कि विषम संख्या है 11। तो आपको सबसे बीच वाली संख्या आपको चाहिए, जो आपकी क्या होगी, माध्यिका। और हाँ, बढ़ते हुए क्रम में आपको लेना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, छठे नंबर की संख्या लेते हैं, 11 में अपना बीच वाली हो जाएगी छठे नंबर की संख्या, और क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाओ। देखो सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, भाई सबसे छोटी संख्या आपको 20 दिख रही है क्या, तो पहली संख्या हो जाएगी 20। फिर देखिए 2 की लाइन में आपके पास में नहीं है, 3 की लाइन में भी नहीं है, फिर 4 की लाइन में आपके पास में देखो 47 है, तो 20 के बाद में है 47, और 7, फिर आपका वो 4 की लाइन में यही है। 5 के में देखो आपका पहले 52 है, 52 भी है, 53 भी है, और 59 भी है। कितनी संख्या हो गई भाई, 5 हो गई। अब जो छठी संख्या अपने पास में आएगी, मतलब 59 से जो बड़ी संख्या होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो 59 से बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, 69 है, तो 69 क्या हो जाएगी आपकी, माध्यिका हो जाएगी। ठीक है भाई, थोड़ा सा ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। भाई आपको बढ़ते हुए क्रम में जाना है, और फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ अपन देख रहे हैं
भाई अपनी जो संख्या आएगी वो इनमें से किसी संख्या कोई सी संख्या आएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तो आने ही नहीं, कोई क्यों कोई भी संख्या आपकी पॉइंट में तो है ही नहीं। और 70 यहाँ पे कहीं पे भी आपका 70 दिख ही नहीं रहा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 12। क्या है, एक समसतभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। भाई किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या पता करने का सूत्र जो होता है वो होता है n इंटू एन माइनस 3/2। ये क्या है, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या पता करने का सूत्र है। तो भाई आपको बताना है समसप्तभुज मतलब भुजाएं कितनी है, 7 है, मतलब n की जो वैल्यू है वो अपने पास में 7 है। तो देखिए 7 रखते हैं, तो 7 इंटू 4/2, 2 से काट लो, कितना आ जाएगा आपका 14 क्या आ जाएगा, विकर्णों की संख्या आ जाएगी ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। बिना फॉर्मूले आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपका, द्विघात समीकरण 7x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। भाई देखिए कोई दो संख्याएं आपको ऐसे चाहिए जिनको यदि आप जोड़ते हो तो -10 आए, और यदि आप इंटू करते हो तो कितना आए, 21 आए, ठीक है। तो अपन को सीधा सीधा दिख रहा है कि 7 में 3 जोड़ते हैं, -7 में -3 जोड़ते हैं तो अपने पास में 10 आएगा। और आपको क्या करना है, 7 को 3 से इंटू करेंगे तो 21 आ रहा है, मतलब संख्या है आपके पास में -7 और -3। कैसे निकालते हैं मूल, 7 में आप भाग दोगे इसका 7 का, और इस 3 में भी भाग दोगे इसका 7 का, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, भाई यहाँ पे देखिए जो चिन्ह है उनको सबको चेंज करना है, ये तो आपने सीख रखा होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा 3/7। तो क्या आ जाएंगे आपके मूल 1 और 3/7 आपका मूल आ जाएंगे, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 152 और 181 को विभाजित करने पर शेषफल 2 और 6 बचता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। भाई इन चारों में से आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे 152 और 181 को विभाजित करने पर 2 और 6 शेषफल बचता है। मतलब उस संख्या से यदि मैं 152 को 52 में भाग लगाऊं तो मेरे पास में शेषफल 2 बचना चाहिए, और यदि 181 में भाग लगाऊं तो मेरे पास में शेषफल 6 बचना चाहिए। भाई देखिए मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि यदि 152 में से मैं 2 को माइनस कर दूं तो जो संख्या आएगी वो उस संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी, ठीक है। भाई शेषफल नहीं बचे, मतलब पूरी तरह विभाजित होगी। शेषफल 2 बच रहा है, यदि मैं 152 में से 2 को माइनस कर दूं मतलब 150, और 181 में 6 को माइनस कर दूं मतलब 175। मतलब वो संख्या ऐसी होगी जिसमें 150 और 175 दोनों मतलब दोनों में भाग जाएगा उस संख्या का, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देखो भाई कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 125 और 175 दोनों में भाग जाता है, और वो अपना ऑप्शन सी हो जाएगा जिसका में 150 और 175 दोनों का भाग जाता है, ठीक है भाई। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यह ट्रेन 51 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 220 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय सेकंड में लेगी। भाई आपको पूछा है, आपको देखो इसमें दिया है 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, और समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को, अच्छा जो व्यक्ति है उसकी चाल दे रखी 9 किलोमीटर पर घंटा, समान दिशा में चल रहा है वो व्यक्ति, उसको 30 सेकंड में पार करती है। तो देखिए भाई जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो आप क्या लेते हो, जो लंबाई लेते हो, जो दूरी लेते हो, ट्रेन की लंबाई लेते हो, ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है, अपन को ट्रेन की चाल नहीं दे रखी, तो पहले अपन ट्रेन की चाल पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई, तो दूरी बराबर चाल। चाल देखिए मैंने जो ट्रेन है उसकी चाल मान ली s है, s किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और जो व्यक्ति है उसकी क्या है 9 किलोमीटर पर घंटा, और समान दिशा में जा रहा है, इसका मतलब दोनों की चाल माइनस होगी, तो s माइनस 9 क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल हो जाएगी। और कितने समय का टाइम लग रहा है भाई, 30 सेकंड का। और भाई देखो ये सेकंड में दे रखा है, ये मीटर में, तो ये किलोमीटर पर घंटे में दे रखा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगी तो 5/18 से इसको इंटू करूंगी,
ठीक है भाई, करते हैं इसको सोल्व। देखिए काटेंगे अपन, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 6 बार कैंसिल, और 6 को इधर 5 से भी काट लो, 5 दूना 10, और 6 को 2 से इंटू करोगे तो 12, तो s माइनस 9 आ गया आपका कितना 12, और s की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास में आएगी 21 किलोमीटर पर घंटा। मतलब रेलगाड़ी की जो चाल आएगी वो कितनी आएगी, 21 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसने सेकंड कंडीशन और दिए हैं, यह ट्रेन 51 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 220 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगी। भाई ये ट्रेन क्या है, एक दूसरी ट्रेन को पार करे, और जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है तो जो डिस्टेंस लेते हैं, जो लंबाई लेते हैं, दोनों चालों की लंबाइयों का योग लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस अपने पास में हो जाएगी 100 मीटर प्लस 220 मीटर, कितना हो जाएगा 320 मीटर। कितना हो जाएगा भाई 320 मीटर। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका चाल इंटू समय। चाल क्या है भाई, पहली रेलगाड़ी की चाल अपने पास में आई है 21 किलोमीटर पर घंटा, और दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही है, इसका मतलब उनकी चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये इसकी 21 और इसकी कितनी है 51 किलोमीटर पर घंटा है, और वही किलोमीटर पर घंटे में मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से इंटू करेंगे। अब जो समय आएगा अपने पास, मैंने मान लिया t समय में पार करते हैं, जो समय आएगा वो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है भाई, करते हैं सोल्व। देखिए इसको 5 से काटो, 5 से काटेंगे, 5 6 30 और 5 4 20, 64 बार कट जाएगा। इन दोनों को यदि मैं जोड़ती हूँ तो ये आ जाएगा 272 आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने से मेरे पास में कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कितना 72। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, 18 4 72, ठीक है, और 4 से इसको काट लो, 16 4 64 होता है, तो 16 बार कट जाएगा। तो t अपने पास में कितना आ जाएगा भाई 16 सेकंड आ जाएगा। तो ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करने में 16 सेकंड का समय लेगी। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है अपना 16। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 5% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 67% की छूट प्रदान करता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई देखो, मैं आपको हर वीडियो में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और मैंने आपको इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला बता रखा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है 100 माइनस छूट परसेंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इसमें जो भी आपको दे रखा हो इसमें पुट करो और जो भी पूछा है उसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इसमें बोला है कि एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 5% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। 5% की फ्रैक्शन 1/20, 1/20, मतलब यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20 है तो उसको एक अधिक अंकित करके 21 उसका क्या करता है MRP डिसाइड करता है। ठीक है, 20 यदि उसका क्रय मूल्य है तो 21 क्या हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, छूट अपन को दे रखी है 67%, तो आपका 100 में से यदि आपका कितना जाता है 67 जाता है तो 33, कितना आ जाएगा भाई 33 आ जाएगा। और आपको प्रॉफिट पता करना है तो पी की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कटेगा तो नहीं है ना, आप क्या करो इसको इनटू कर लो और फिर 20 का भाग लगा लो। तो देखिए 21 दिए 63, और 63 को यदि मैं 11 से इंटू करती हूँ तो 6 9 3 आ जाएगा मेरे पास में, 6 9 3 बटे में 20, और ये किसकी वैल्यू आई 100 प्लस पी की वैल्यू आई है। 2 से काटो भाई, देखो इसको क्या 2 से काटेंगे अपन, 2 से काटेंगे ये 10 बार, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12 और 2 5 10, 346.5। इसमें भी यदि 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 34.65 आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे आप भाई पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 34.65 में से माइनस करना पड़ेगा आपको 100 को। ठीक है, 34.65 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 100 को, तो आपके पास में कितना आएगा भाई 65.35 आ जाएगा क्या 65.35।
और किसका आएगा, माइनस का आएगा, मतलब 65.35% की आपको क्या हुई है, हानि हुई है। कितने की, 65.35% की हानि हुई है। ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल इजी फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। जब भी आपको क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, छूट और प्रॉफिट यदि आपको दे रखा है, उनमें से कोई भी तीन का की वैल्यू देखिए आपको चौथे की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इजीली इस फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 17। 18 प्लस 10√7 और 18 माइनस 4√7 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। भाई दो संख्याओं का जो मध्यानुपाती है वो कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके उनका क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो दो संख्याएं आपको दे रखी है, 18 प्लस 10√7, ठीक है, और 18 माइनस 4√7। ठीक है भाई, अब देखो करना, और इसका क्या लेना है, रूट लेना है, ये इसका मध्यानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो जिनकी प्रैक्टिस में होगा वो क्या करेगा, सिर्फ यहाँ की वैल्यू आपकी देखो, अच्छा दो जगह मैच हो रही है ना। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं भाई, और ऐसे सोच के भी दिमाग में कर सकते हैं कि 18 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 324। 324 में से मैं किसको माइनस करूं, ये आ जाएगा आपका 10 4 40। 40 को 7 से इंटू करते हो तो 7 चौक 28। 280 को माइनस करूँ किस में से, 324 में से, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। मतलब पहले तो यहाँ पे तो आएगा आपके पास में 44। ठीक है, या फिर जिनको नहीं समझ में आया कि 44 कैसे आ रहा है, तो वो कैसे सोल्व करेगा, पहले इस 18 को 18 से इंटू करो, 324। फिर इस 18 को इस माइनस 4√7 से इंटू करो, 18 4 72, माइनस का आएगा √7। फिर क्या करो, 10√7 को 18 से इंटू करो, तो देखो कितना हो जाएगा आपका, प्लस में आ जाएगा 180 √7। और फिर इसको आप इससे इंटू करो, तो देखो 10 4 40 और √7 आपका 7, मतलब 40 को 7 से इंटू करते हो तो 4 दूना 7 चौक 28। और वो भी किसका आएगा आपका, माइनस का आएगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में, तो माइनस में आएगा 280। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, देखो 324 में से 280 को माइनस करोगे तो आपके पास में बचेगा कितना, 44। ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस का 72 √7 है, और यहाँ पे 180 √7 है प्लस का, तो 180 में से यदि आप 72 को माइनस करते हो तो 108, और वो भी किसका, प्लस का, तो प्लस 108 √7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप यदि प्रैक्टिस कर रखे हो तो आपको देखो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं रहती, आप यहीं से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो किस ब्याज दर पर 8000 की राशि 1 वर्ष और 6 महीने में 15,625 हो जाएगी। देखिए भाई, 1 वर्ष 6 महीने में, देखिए मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपको ब्याज की दर है वो अर्धवार्षिक दे रखी है, तो जो आपकी दर आएगी वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, और जो आपका समय होता है वो क्या होता है, दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे समय आपको दे रखा है 1 वर्ष 6 महीने, तो इसका दोगुना करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा क्या भाई। 1 वर्ष 6 महीने मतलब 1.5 वर्ष आपको दे रखा है, तो ये 1.5 का दुगुना 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन सिंपल किससे करते हैं, रेशियो मेथड से करते हैं। रेशियो मेथड में अपन मूलधन और मिश्र धन का रेशियो लेते हैं, तो आपका मूलधन तो है कितना, 8000, और आपका मिश्र धन कितना है, 15,625। सबसे पहले इसको काट लो, सबसे पहले इसको काट लो, या काटो नहीं, देखो ये अपन को पता है 8000 और 15,625 दोनों क्या है, क्यूब वो वर्गमूल है, वर्ग है किसका, सॉरी क्यूब है। 8000 है आपका 20 का क्यूब, और 15,625 आपका किसका क्यूब है, 25 का क्यूब है। ठीक है, ये 20 का है और ये 25 का क्यूब है, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो या फिर काट के भी आप कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो ये आपका देखो काट लेते हैं,
काटते हो तो भी तो आपके पास में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, नहीं काटते हो भाई आपको जो समय आया है वो 3 वर्ष आया है, 3 वर्ष का जो मूलधन और जो मिश्र धन है उसका रेशियो आपको दे रखा है, तो आप 1 वर्ष का कैसे निकालते हैं, इनका क्यूब रूट ले लेते हैं भाई। 1 वर्ष का कैसे निकालते हैं अपन, इनका क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है। 8,000 किसका क्यूब है, 20 का है, और 15,625 है, वो 25 का क्यूब है। तो आप अब काट लो, देखो अब अपने पास में क्या हो जाएगी, ये इजी हो जाएगी, ठीक है भाई। अपन को पता ही है 15,650 और 8,000 ये किसका क्यूब है, तो आप इजीली अब काट लो इसको। तो देखिए अपने पास में आ जाएगा 4:5, आपके पास में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 1 वर्ष का आ जाएगा, ठीक है। अब अपन दर निकाल सकते हैं, देखिए कैसे भाई। जो मूलधन है वो मूलधन है 4, वो मिश्र धन बन गया 5, मतलब कितने की वृद्धि हो गई, ब्याज मिला आपको 4, कितने पे, 4 पे इंटू 100%। तो देखिए अपने पास में कितना आएगा, 25%। अब देखो ये जो दर आई है 25%, ये किसके अकॉर्डिंग आई है, अपन ने समय को क्या कर लिया, 2 गुना कर लिया, मतलब 3 वर्ष किया है, इसका मतलब 2 गुना किया है। तो समय 2 गुना और दर आधी होती है, मतलब ये जो वैल्यू आई है वो अपने पास में दर आधी मतलब r/2 की वैल्यू आई है। तो जो एक्चुअल में जो दर है वो कितनी है, 25 गुना 50% क्या है, वार्षिक परसेंट दर है, ठीक है। तो आपने यदि समय को यहाँ पे 2 गुना किया है तो दर भी आपकी आधी आएगी, और इसको क्या करना है, 2 से इंटू करके आपको एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगी। तो ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा, 50% यहाँ पे अपने पास में दर आ जाएगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 22 डिग्री बटे में है 2, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए भाई ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी कि जब भी दो कोणों का योग आपका यदि 90 डिग्री है, भाई कोण ए प्लस कोण बी, दो कोण है ए और बी, इन दोनों का योग यदि 90 डिग्री है आपके पास में, तो साइन ए बराबर होता है आपका कोस बी के, और टेन ए बराबर होता है आपका कोट बी के, और सेक ए बराबर होता है आपका कोसेक बी के। तो आपको ये कंसेप्ट पता रखना है कि जब भी दो कोणों का योग आपका 90 डिग्री हो तो साइन ए बराबर हो जाएगा कोस बी के, टेन ए बराबर हो जाएगा कोट बी के, और सेक ए बराबर हो जाएगा कोसेक बी के। यहाँ पे ये नियम लगाते हैं कि 68 और 22 आपका 90 होता है। तो देखिए भाई साइन ए को मैं कोस बी लिख सकती हूँ क्या, साइन ए को कोस बी, भाई ए मान लिया ए मैंने मान लिया कितना 68 डिग्री और बी आपका एंगल है 22 डिग्री, ठीक है। तो साइन ए को मैं कोस बी लिख सकती हूँ, तो साइन 68 डिग्री को मैं साइन स्क्वायर 68 डिग्री को कोस स्क्वायर 22 डिग्री लिख सकती हूँ, ठीक है। और ये आपका साइन स्क्वायर 22 है। भाई जिनको पता होगा वो डायरेक्ट इसमें 1/2 आंसर करके आ जाएगा। यदि ये कंसेप्ट आपको पता है पहले से तो वो इसमें बस टिक लगा के आएगा कि हाँ ऑप्शन ए अपना एकदम सही होगा, ठीक है। और जिनको नहीं आता वो समझ लो। देखिए नीचे आपका है 2, ऐसे यहाँ पे देखिए भाई साइन यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो भाई साइन ए को कोस बी लिख दूं तो कोस बी को भी तो साइन ए लिख सकती हूँ ना, ठीक है। तो यदि आपका ये 17 और 73 को यदि आप जोड़ते हो 90 डिग्री होता है, तो मैंने मान लिया कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो मैं ए को तो ऐसे कैसे लिख लेती हूँ, और कोस बी को क्या लिख सकती हूँ, साइन ए, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर ए कितना है 17 डिग्री है तो 17 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब भाई देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये 1 बन जाएगा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1 आ जाएगा। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अपना 20। देखिए भाई क्या करोगे, सबसे पहले इस वाले रूट को आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। तो आप देखो कि अंडर रूट 289 क्या किसका आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल क्या हो जाएगा 289 का आपका 17 होता है क्या, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये हो जाएगा आपका 17। 17 यदि 344 में आप जोड़ते हो तो 7 4 11 और ये 6 361, मतलब रूट में 361 और 361 अपन को पता है
19 का वर्ग होता है, तो 361 का वर्गमूल जो आएगा वो आएगा आपका 19, और 125 में यदि आप 19 को जोड़ते हो तो आपका आएगा रूट 144, और अपन को पता है कि 144 12 का स्क्वायर होता है, तो रूट 144 आपका 12 आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 21। यदि 8 अंकीय संख्या 5188 P69 3 से विभाज्य है तो P का अधिकतम मान। भाई आपको एक संख्या दे रखी है 51880 P69, ये 3 से विभाज्य है। तो देखिए भाई 3 के विभाजकता का नियम अपन को पता है, डिजिटल सम आपका क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। और यदि कोई संख्या इनमें से कोई डिजिट आपके 3 से डिवाइडेड है तो उसको वहीं पे काट लो, या किसी दो संख्याओं को जोड़ अपना 3 से डिवाइडेड है तो उसको भी आप वहीं पे काट सकते हो। कैसे, देखिए 6 3 से का भाग जाता है, 9 में भी 3 का जाता है, 5 और 1 6 में 3 का भाग जाता है, तो इनको यहीं पे अपन ने कैंसिल कर लिया। इससे अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। देखिए 8 8 16 प्लस पी, भाई पी की अधिकतम वैल्यू आप क्या रख सकते हैं कि ये 3 से डिवाइडेड हो जाए। एक तो देखिए आप 2 रखेंगे तो 16 17 18 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप देखो 2 में 3 जोड़ो, 2 में 3 जोड़ो तो क्या आएगी 5, 16 5 21। उसके बाद में इसमें 3 और जोड़ो, 5 में 3 जोड़ते हो 8, 8 यदि रखते हो तो 24, 24 में 3 का भाग देते हैं तो आता है अपना वही 24 में 3 का भाग जाता है, और 8 में यदि 3 जोड़ देते हो तो आपका 11। भाई अपन को तो सिंगल डिजिट की संख्या ही तो चाहिए ना, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 8 होती है, और 8 अपना ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। या आप ऐसे क्या करो, भाई आपको ये नहीं देखना, आप सीधा क्या करो पी की वैल्यू यहाँ से उठाओ, सबसे बड़ी संख्या है वो लो, सबसे बड़ी अपन यहाँ पे 8 ले लेते आप, तो आपका 16 और 8 24 हो जाता, तो आपको ये मतलब करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। बाई ऑप्शन कर लिया करो इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 22। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,135 है और उनके मूल्य का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य कितना है। भाई एवरेज है, एवरेज प्राइस जो है इस फर्नीचर के 3 वस्तुओं की 15,135 है, और उनके मूल्यों का अनुपात कितना है 3 5 और 7 है। तो आप क्या करोगे, जो अनुपात मूल्य का अनुपात दे रखा है उनका भी एवरेज निकाल लो। भाई ये आपको एवरेज दे रखा है तो एवरेज के नीचे एवरेज ही आना चाहिए, तो तीनों वस्तुओं का इनका एवरेज कितना आ जाएगा अनुपातों में 5 3 8 प्लस 7 15, 15 में यदि आप 3 का भाग देते हो तो कितना आता है 5। मतलब इन 3 वस्तुओं के में अनुपात में जो एवरेज आएगा इनके मूल्य का वो कितना आएगा 5, 15,135 5 की वैल्यू जाएगी। सबसे सस्ते वस्तु का मूल्य पूछा है, सबसे छोटा अनुपात अपन देख लेते हैं कौन सा है, 3 है, तो 3 से इसको क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 से यदि अपन इसको काटते हैं, ये 3 0 5 दूना 10 और 5 7 35, इसको 3 से इंटू करो भाई 7 21, लास्ट में आपका आएगा यूनिट डिजिट 1, और 1 आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 90,081, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। एक समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई 4x² - 7xy + y² मीटर है और इसकी ऊंचाई x + y मीटर है। जब x बराबर 3 और y बराबर -2 हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने कल भी बताया था क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो अपन क्या कर लेते हैं, यहीं पे देखो आधार इंटू ऊंचाई, भाई आधार की लंबाई अपन को ये दे रखी है, तो अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे 3 3 3 9 9 4 36, ठीक है। तो ये तो अपना हो जाएगा बेस कितना 36 माइनस 7 ये 21 और माइनस का 2 है, तो ये तो पहले तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। और कितना आ जाएगा 7 21 और 21 दूना 42, 36 + 42 प्लस y² -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये तो आपका बेस आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा देखिए 4 2 6 6 12, और ये आ जाएगा आपका 82। 82 आपका बेस आ गया। ऊंचाई कितनी आ जाएगी 3 - 2, मतलब 1, ऊंचाई आपकी 1, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है भाई, आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो आपका देखो आधार है 82 और ऊंचाई आपकी 1 आई है, तो 82 को 1 से इंटू करोगे तो 82 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा।
ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 24। यदि 4:16 समानुपात में है 7.3:x और 4:32 समानुपात में है 7:y, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों को इनटू करके, तो ये तो x आ जाएगा ना। हाँ, इन दोनों को इनटू करके बीच वाली संख्याओं को इसका भाग दे दो। ठीक है, और y आपका कैसे आएगा, y भी आपका क्या हो जाएगा, बीच वाली दोनों संख्याओं को इनटू करके किसका भाग दे दो, आप पहली संख्या का 4 का भाग दे दो। इसमें काट लेते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 4 से 4 कैंसिल, पॉइंट को हटाओगे तो इधर 0 लग जाएगा भाई, नीचे 10 आएगा, इधर जाके 70। ठीक है, 16 दूना 32, और अब आपका कटेगा नहीं क्योंकि 73 तो आपकी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो कटेगा नहीं। ये आएगा 73.140, 73:140 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 25। पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 44 पाइपों का उपयोग करके 38 मिनट में भरा जा सकता है। यदि दी गई समान क्षमता के 37 पाइपों का उपयोग किया जाए तो पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। भाई, आप किसी टंकी को भरने में 44 पाइपों का यूज कर रहे हो, कितने मिनट तक, मतलब ये 44 पाइप 38 मिनट में उस टंकी को भर देते हैं। और इसी टंकी को भरने में आपको बताना है कि 37 पाइप कितनी देर में भरेंगे। इतना काम ही करना है, किनको, 37 पाइपों को। टाइम मैंने मान लिया कि माना n मिनट में भर देते हैं। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखिए अपने पास में, देखो वैसे तो आंसर तो अपना आना चाहिए। देखिए 37, 44, 45 के लगभग आपका आंसर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई 38 में आप किसका भाग दोगे, 37 का। तो ऐसे करते हैं इसको, देखो 44 इंटू 37 में भाग दे लो आप 38 का, 1 पॉइंट, फिर आपका बच जाएगा 1, 0 उतारोगे, फिर नहीं जाएगा तो फिर 0 आएगा, फिर मतलब इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, सोल्व कर लो, आपका 45 के लगभग इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए सोल्व करते हैं, तो ये 4 से काटो, सबसे पहले 4 से इसको इंटू करो, अब इसको 11 से इंटू कर लो आप, है ना। ये आएगा 8, 8, 4, 4, मतलब देखो यहीं तक थोड़ी ना रुकेगा, आगे और जा रहा है भाग, मतलब लगभग आपका 45 पॉइंट में, इसके जस्ट पास में आपको दे रखा 45.19, तो 45.19 मिनट लगेंगे उसको। ठीक है, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 20 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, प्राइम नंबर्स आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं, और कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कभी आपसे पूछ लेता है कि 1 से 50 तक के प्राइम नंबर बताओ कितने होते हैं, 1 से 75 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, इससे इसके बीच के जो प्राइम नंबर है उनका एवरेज पता करो। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 1 से 25 तक पूछता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पुट करता है कि 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 1 से 25 तक आपके पास में जो प्राइम नंबर है वो है 9। 1 से 50 तक आपके पास में जो प्राइम नंबर आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 15। 1 से 75 तक आपको 21 प्राइम नंबर मिलेंगे, और 1 से 100 तक आपको 25 प्राइम नंबर मिलेंगे, और 1 से 200 तक भी कर लो आप। ठीक है, आपको 46 प्राइम नंबर मिलेंगे, और 1 से 1000 तक आपको कितने, 168 प्राइम नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो आप याद रख लो बस। आपको तो जो 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर है वो आपको पूरे कंटेस्ट पता होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं अपन। 1 से 25 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, देखो सबसे छोटा और एकमात्र सम संख्या जो प्राइम है, जो अभाज्य है, वो क्या होती है, 2। आपसे डायरेक्ट पूछता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होता है कि सब वो एकमात्र सम संख्या जो आपके अभाज्य हैं कौन सी है, तो 2 उसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका 3, फिर आता है 5, फिर 7, 11, 13,
17, 19, 23, 29, 31, 37, उसके बाद में आता है आपका 41, 43, 47, उसके बाद में आता है आपका 53 और 59, उसके बाद में आता है 61, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका 61 के बाद में आता है कौन सा, 67, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका 71, 73, 79 और उसके बाद में आएगा 83, 89 और एक आता है आपका 97। देखो देखिए पूरे 25 हो गए क्या अपने, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गए। तो आपको भी ऐसे पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अपन को पूछा है 20 और 40 के बीच में, भाई आप डायरेक्ट लिखोगे 20 के बाद से जस्ट बड़ा जो प्राइम नंबर आता है वो 23 होता है, फिर उसके बाद में आता है 29, फिर आता है आपका 31 और फिर आता है आपका 37, ठीक है। ये चार ही नंबर हैं जो 20 और 40 के बीच में प्राइम नंबर, इनका एवरेज पता करना है। सबको जोड़ के क्या कर लो आप, दो का भाग लगा लो। तो सबसे पहले इन को जोड़ते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 13 और 7 कितना हो जाएगा आपका 20, 2 3 3 6 और 3 4 12, 120 आ जाएगा। इसमें 4 का भाग देते हो आप, 4 3 12 मतलब 30 इनका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 27। 3 बैग और 6 पेन की कुल लागत आपके पास में है 744 रुपए। 9 बैग और 9 पेन की कुल लागत है 1854 और 6 बैग की कीमत 10 पेन की कीमत से कितनी अधिक है। आपको बताना 6 बैग की कीमत 10 पेन की कीमत से कितना अधिक है। तो भाई देखिए 3 बैग और 6 पेन की कीमत, आप 6 पेन की कीमत आपको दे रखी है 744। 3 से काट लेते हैं सभी को, ठीक है। 3 से काट लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 4 12, 3 अट्ठे 24, मतलब b प्लस पी 2p, 2p बराबर हो जाएगा 248 के, ठीक है। आगे इसने बोला है नो बैग, आगे इसने क्या बोला है कि नो बैग प्लस नो पेन की कीमत जो है वो है आपके पास में 1854। यहाँ पे फिर से मैं 9 से इसको काटती हूँ, तो देखिए 9 9, 9 दूना 18 और 9 6 54, ठीक है। मतलब b प्लस p बराबर आ जाएगा आपका 206। इसमें से इसको माइनस यदि आप करते हो, माइनस करते हो तो b से b कैंसिल, और एक पेन की जो कीमत आएगी वो कितनी आएगी आपके पास में 248 में से 6 को आप माइनस करते हो तो 42, मतलब एक पेन है आपका 42 का। तो एक बैग कितने का हो जाएगा भाई, 42 माइनस कर दो, बैग कितने का आ जाएगा, इसमें से 42 माइनस करते हैं तो ये 4 और ये 6, 164 में आपका क्या है, बैग है। आपको पूछा क्या है, 6 बैग की कीमत और 10 पेन की कीमत। भाई 6 बैग की कीमत 164 को 6 से इंटू करेंगे, 6 4 24, 2 6 6 36, 2 38, 3 और 6 कम 6 और 3 9, 984। और आपके जो है क्या है, इसने दे रखा 10 पेन की कीमत, एक पेन 42 का तो 10 पेन आपके 420 के। इन दोनों को जब ऐड करते हैं अपन, भाई क्या हुआ, कैलकुलेशन में अपनी मिस्टेक हो रही है क्या कहीं पे, क्योंकि ऑप्शन में जो अपन देख रहे हैं 6 बैग, अरे भाई यहाँ पे अपने यहीं पे गलती हो रही है भाई, 6 बैग की कीमत अच्छा ये सही तो है, एक बार देखो भाई दोबारा से कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, इस मैसेज को माइनस कर रही है। देखो 3 बैग और 6 पेन है, 3 से काटा, 3 दूना 6 7, 3 अठे 24, वो 3 चौक 12,
3 दूना 6, 1 बच गया, 14 में 3 चौक 12, 3 8 24। ठीक है, ठीक है ये तो ठीक है। ऐसे ही एक बैग और जबकि 9 बैग और 9 पेन की कीमत तो कितना हो जाएगा, बी प्लस बी। 9 दूना 18, 0 उतरेगा, 9 6 54, 206 सही है। इसमें से इसको माइनस करें तो देखिए 48 में से आपका 6 जाएगा तो 42 आ जाएगा, सही है। और यदि एक इसमें से आप किसको माइनस करते हो, 42 को, तो देखो ये 4, यहाँ पे 6, 10 में से 4 गया तो 6, 164 सही है। फिर इसने पूछा क्या है भाई, अच्छा अच्छा इसने पूछा है इनका डिफरेंस आपसे पूछा है। ठीक है, 6 बैग की कीमत 10 पेन की कीमत से कितनी अधिक है, तो यहीं पे अपनी मिस्टेक हो रही है भाई, अपने इसने इसका इनका डिफरेंस पूछा है कि कितनी अधिक है। 6 बैग की कीमत आपके 10 पेन से कितने अधिक है, तो इनका डिफरेंस पूछा है अपन से, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 564 रुपए अधिक है। कितने अधिक है, 564 रुपए अधिक है। ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 28। एक व्यक्ति ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए 50,000 निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। भाई देखो क्या दे रखा है आपको, देखिए 1 साल में 12% दर मिल रही है आपको, तो 4 साल में आपको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 12 चौक 48%। ठीक है, 12 चौक 48%, मतलब आपको 148% क्या मिलेगी, मिश्र धन मिलेगा। जो राशि मिलेगी वो 148% मिलेगी। ठीक है, 48% तो ब्याज, कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। 100% में यदि आपको 48% ब्याज मिल रहा है तो मिलेगा कितना, 148% मिलेगा। मतलब आपको निकालना है 50,000 का 148%, 148%, तो ये आ जाएगा। ठीक है, काटते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो आ जाएंगे, 8 5 40, 4 5 चौक 20, 4 24, 2 5 एकम 5 और 2 7, 74,000 आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 29। एक नल किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी भरी हुई टंकी को 17 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी प्रारंभ में पूरी खाली है और दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखिए भाई, एक नल है वो टंकी को 15 घंटे में भरता है, मतलब मैंने मान लिया नल ए है वो टंकी को 15 घंटे में भरता है, और एक दूसरा नल है पूरी भरी टंकी को 17 घंटे में खाली कर सकता है। एक दूसरा नल मैंने बी मान लिया और एक खाली करने वाला नल है और पूरी टंकी को ये 17 घंटे में खाली कर सकता है, तो मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि खाली कर रहा है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा, 15 और 17 का, दोनों आपस में कोप्राइम संख्या हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम आएगा 15 इंटू 17। ठीक है, टंकी की क्षमता अपने पास में आएगी 15 इंटू 17। तो देखिए भाई क्या करेंगे, इसमें क्या इसने पूछा है भाई, यदि टंकी प्रारंभ में पूरी तरह खाली है और दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इन दोनों पाइपों की एफिशिएंसी पता करेंगे। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, इसमें आप इसमें यदि इस 15 का भाग दोगे तो 17, और यदि इसमें इस 17 का भाग दोगे तो आएगा 15, माइनस लगा देते, खाली कर रहा है। मतलब देखिए टंकी पूरी तरह खाली है और इसका 2/3 भाग भरने में आपको कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो देखो भाई, देखिए 1 घंटे में जो पाइप ए है वो 17 भाग को भरेगा, लेकिन साथ के साथ में जो पाइप बी है वो 15 भाग को खाली भी कर देगा 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में ए 17 भाग को भरेगा लेकिन बी है वो 15 भाग को खाली भी कर देगा, मतलब 1 घंटे में 2 भाग ही बचा आपका, मतलब 1 घंटे में 2 भाग भरा है आपका, तो आपको इतना भाग भरने में कितना टाइम लगेगा, इसमें 2 का भाग लगा दो। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो तो देखिए क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 5 15, और 17 5 85, 85 घंटे का समय आपको क्या लग जाएगा, इसको भरने में लग जाएगा। 2/3 भाग को भरने में 85 मिनट लग जाएंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या है,
एक दुकानदार ने रुपए 728 प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तुएं खरीदी। उसने उसमें से प्रत्येक को रुपए 91 की दर से बेचा। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? भाई देखिए, इसने क्या बोला है कि एक दुकानदार है, 728 प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तुएं खरीदी। मतलब एक दर्जन का जो मूल्य है वो कितना है? 728 है। ठीक है। और फिर उसने बोला है प्रत्येक को, और उसने प्रत्येक को 91 रुपए की दर से बेचा है। मतलब प्रत्येक को, यहाँ पे दर्जन है, वहां पे प्रत्येक है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, वहां पे एक वस्तु है उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पे एक दर्जन है उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, या तो उसको भी दर्जन बनाओ या इसको क्या बनाओ, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपके पास में 728 है, तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा? 728 में आप क्या कर दो, 12 का भाग लगा दो। जाएगा नहीं आपका? तो आप क्या कर लो, सीपी और एसपी का रेशियो ही कर लो ना, रेशियो से ज्यादा इजी रहेगा ये। देखिए ये सीपी हो गया एक वस्तु का, और एक वस्तु का एसपी कितना है? 91 है। ठीक है। तो आप क्या कर लो, ये रेशियो पता कर लो। भाई अपन को तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है ना, तो परसेंट बताएंगे तो रेशियो में चेंज कर लो इसको। देखो 4 से काट लो, यहाँ पे 4 3 12, और 4 से ये कटेगा, देखो 4 एकम 4, 4 8 32, 4 दूना 8। ठीक है। 7 से कटेगा, देखो 7 से ये 13 बार, और 7 से ये 7 दूना 14, और 7 6 42, 26 बार कट जाएगा। 13 से भी कट रहा है, 13 दूना 26। मतलब सीपी और एसपी का जो रेशियो आया है ये 3 इधर चला जाएगा, 2:3 आ जाएगा। ठीक है। कोई वस्तु 2 की है, उसको 3 में बेच रहे हो, कितने का लाभ हो रहा है आपको? 1 का। किस पे हो रहा है ये लाभ भाई? 2 पे इंटू 100। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है भाई आपको? 50% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का? 50% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ठीक है। और ये कौन सा था अपना? 30 नंबर क्वेश्चन था, तो हो गया भाई। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन 14 जून को, जो आपकी शिफ्ट सेकंड थी उसका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। कितने शिफ्ट का करवा दिया भाई? इससे पहले 22 करवा दिया, 23वीं शिफ्ट थी आपकी, और बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आपका एग्जाम है तो आप देखो भाई पूरी तो हो नहीं पाएगी क्योंकि 47 शिफ्ट थी। लेकिन आप ये देख रहे हो, यदि आप लगातार इनको ले रहे हो क्लासेस को, तो यदि आप 15-20 शिफ्ट भी पूरी कर लेते हैं ना, तो इसका पूरा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन्हीं शिफ्ट के रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो आप यदि 15-20 शिफ्ट को भी अच्छे से कर जाते हैं तो मैथ्स में आप बहुत अच्छा करोगे। और कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। थैंक यू।